हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, कल मैं आपको बता रहा था किसी वर्ग आव्यूह की सेकंड आव्यूह कैसे निकालते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज आपको आव्यूह ए दी हुई है, ए बराबर 1 2 0 3 -1 1 4 6 4। अब आपको इस सारणी की क्या निकालनी है? आपको इस सारणी की देखिए, कल हम आपको बात कर रहे थे, जब आपको 2x2 क्रम की मैट्रिक्स दी हुई है तो आप उसकी सेकंड आव्यूह कैसे निकालते हैं। अब आपको ये है, उसका क्रम क्या है? 3x3। तो 3x3 क्रम पे आव्यूह का भी वही तरीका है। आप मैंने बताया था, यदि ए आपकी कोई वर्ग मैट्रिक्स है, यदि ए आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स को आप व्यक्त करते हो एडजॉइंट ऑफ ए से। ए की सेकंड आव्यूह को आप व्यक्त करते हो एडजॉइंट ऑफ ए से। और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता था Fij के ट्रांसपोज के। क्लियर है? जहां Fij क्या है? Aij का सेकंड है। अब देखिए, आपको करना क्या है, इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव, इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव को उसके सेकंड से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? प्रत्येक अवयव का सेकंड। तो बताइए, a11 का सेकंड यानी कि 1 का सेकंड। a11 का सेकंड निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आप किसी अवयव का सेकंड निकाल रहे हैं तो आपको चिन्ह गुना इसकी उपसारणिक लिखना पड़ता है, और चिन्ह डिपेंड करता है i प्लस j पर। अब देखिए, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, अर्थात 2 क्या है? सम। यदि i प्लस j सम है तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। अब आपको इसका उपसारणिक रखना है। इसका मतलब ये हुआ, 1 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा -1 1 6 और 4। तो इसकी वैल्यू हो गई आपको -4 -6 बराबर -10। -1 into 4 -4 -6 बराबर -10। इसी प्रकार से आपको a12 बराबर 2 का सेकंड है। सबसे पहले चिन्ह देखिए किसका आएगा? आपको पता है प्लस आता है, माइनस प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो, प्लस का पता ही होगा, इसके लिए i प्लस j क्या होता है? सम, इसके लिए विषम, इसके लिए सम। सम आ रहा है वहां पर प्लस रखते हैं, जिसके लिए विषम आ रहा है वहां पर माइनस रखते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या आएगा? माइनस इनटू इसकी उपसारणिक, इस स्तंभ को हटाओ और इस पंक्ति को हटाओ, तो आपको मिलेगा 3 1 4 4। तो ये हो जाएगा माइनस के 12 -4 12 हो जाएगा माइनस के 8। इसी प्रकार देखिए, आप सभी लोग इसका सेकंड निकालेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आपको सबसे पहले तो बताइए, ए की जो सेकंड आव्यूह है वो व्यक्त करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए से। देखिए, यदि आपको इसका सेकंड निकालना है तो पहले चिन्ह और उसका डायरेक्ट मान निकालेंगे। आपको 1 का सेकंड निकालना है तो ये पंक्ति हटेगी, ये स्तंभ हटेगा, तो ये हो जाएगा -4 -6। तो ये हो जाएगा आपका -10। चिन्ह किसका है? माइनस का। आप इस स्तंभ को हटाइए, मैं 3 की बात कर रहा हूं, 3 का सेकंड है, तो ये पंक्ति हटानी है और ये स्तंभ हटाना है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और 6 का गुना 0 से करेंगे तो 0, 8 - 0, तो ये 8 हो गया, और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो ये हो गया -8। इसी प्रकार से जब आप 4 का सेकंड निकालेंगे तो क्या करेंगे?
चिन्ह आएगा, चिन्ह किसका है? प्लस का। ये पंक्ति हटानी है और ये स्तंभ हटाना है, तो 2 का गुना करेंगे आप 1 से और -0, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब देखिए आपको 2 का सेकंड निकालना है, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ये पहली पंक्ति हटेगी और दूसरा स्तंभ हटेगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 -4, तो ये हो गया 8। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। देखिए -1 का सेकंड निकालना है, तो आपको दूसरा स्तंभ हटाना है और दूसरी पंक्ति हटानी है, तो 1 का गुना करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा? 4 -0, चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए 6 का, देखिए तीसरी पंक्ति हटानी है और दूसरा स्तंभ, 1 × 1 1 -0, तो ये हो जाएगा 1 और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब देखिए 0 का सेकंड निकालना है आपको, तो पहली पंक्ति हटाएंगे और पहला स्तंभ हटाएंगे, तो देखिए 3 का गुना 6 से करिए 18 -4 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 18 4 12 6 × 18 4 22, तो ये मिलेगा आपको 22। इधर देखिए जब आपको इसका सेकंड निकालना है, तो आपको दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाना है, तो ये हो जाएगा 6 -8 -2 और चिन्ह किसका है? माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए आपको 4 का सेकंड निकालना है, तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। आप तीसरा स्तंभ हटाएंगे और तीसरी पंक्ति हटाएंगे, तो आपको मिलेगा 1 × -1 और -6, तो ये हो जाएगा -7। और इसका क्या लेना है आपको? ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा, आपको क्या करना है? इसका ट्रांसपोज लेना है, तो आप पंक्तियों को किस में चेंज करेंगे? स्तंभों में। तो पहली पंक्ति कहां चेंज हो जाएगी? पहले स्तंभ में। -10 -8 22 -8 4 2 2 -1 -7। क्लियर है? तो आपको करना क्या है? प्रत्येक अवयव को उसके सेकंड से रिप्लेस करना है और रिप्लेस करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तब आपको उस वर्ग मैट्रिक्स की क्या मिल जाएगी? एडजॉइंट मैट्रिक्स, सेकंडल अवयव। क्लियर है सभी को? देखिए अभी आपने देखा था इससे पहले व्युत्क्रमणीय अवयव। यदि किसी अवयव का कोई अवयव व्युत्क्रमणीय है, तो उसकी हम व्युत्क्रम अवयव कैसे निकालेंगे? माना ए कोई वर्ग अवयव है, माना ए कोई वर्ग अवयव है तथा बी इसी क्रम की कोई तथा बी इसी क्रम की कोई अन्य वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए बी बराबर आई बराबर बी ए। तो बी ए की व्युत्क्रम अवयव कहलाती है। यदि ए आपकी कोई वर्ग अवयव है, तब बी इसी क्रम की कोई अन्य वर्ग अवयव है। तो और जो बी किस प्रकार है? ए बी का गुना ए का गुना बी से करेंगे तब भी आपको आई मिलेगा, और बी का गुना ए से करेंगे तब भी आपको आई मिलेगा। जहां आपकी जो आई है वो क्या है बताइए? इसी क्रम की तत्समक अवयव। क्या है? इसी क्रम की तत्समक अवयव।
इसको आप क्या बोलते थे? यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। दशमलव आव्यूह का दूसरा नाम क्या होता है? इकाई आव्यूह। देखिए पहली बात तो दोनों का क्रम समान होना चाहिए, ए का, बी का और आई का भी। यदि ए का गुणा बी से करें या फिर बी का गुणा ए से करें, जब यदि आपको दोनों स्थितियों में इकाई मैट्रिक्स मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ जो बी है वो ए की क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह। और इस स्थिति में b बराबर होता है a इनवर्स के। इस स्थिति में b बराबर a इनवर्स, अर्थात a की जो व्युत्क्रम आव्यूह है वो किसके बराबर होती है? a इनवर्स के। किसके बराबर होती है? a इनवर्स के। तो आप a की जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है किससे रिप्रेजेंट करते हो? a इनवर्स से। इसको क्या पढ़ते हो? a इनवर्स। क्लियर है? देखिए आपको इसमें एक प्रमेय है, एक वर्ग आव्यूह ए के, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रमणीय, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध सारणिक a बराबर इज नॉट इक्वल टू 0। एक बार आव्यूह a व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि सारणिक a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध का मतलब क्या होता है। आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध का मतलब होता है जो आपका स्टेटमेंट है। सपोज आपके सामने दो स्टेटमेंट हैं, एक है P और दूसरा है Q। यदि P के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध Q है, इसका मतलब ये हुआ यदि P सत्य है तो P भी सत्य होगा और Q सत्य है तो P भी सत्य होगा। इसका मतलब ये हुआ यदि आपने P मान के चले हैं तो आप बता सकते हो Q भी सत्य है, और यदि आप Q को मानेंगे तब आप बता सकते हैं P भी सत्य है। क्लियर है? जैसे कि आप एक एग्जांपल रूप देखिए, दो व्यक्ति हैं राम और मोहन। इसमें कंडीशन है यदि राम जाएगा तो मोहन भी जाएगा, यदि राम जाएगा तो मोहन भी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राम चला गया, इसका मतलब मोहन भी चला गया। तो P अगर चला गया तो Q भी चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यदि आप Q को मान के चलेंगे तब आप Q को प्रूव कर सकते हो, और यदि आप Q को मान के चलेंगे तो आप P को प्रूव कर सकते हो। अब देखिए इसमें आपको दिया है एक वर्ग आव्यूह A व्युत्क्रमणीय होगी यदि आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है इसके लिए सारणिक A इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात मैं A को व्युत्क्रमणीय मान लूं तो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि सारणिक A इज नॉट इक्वल टू 0, और यदि मैं मान लूं कि सारणिक A इज नॉट इक्वल टू 0 तो आप प्रूव कर सकते हो A क्या होगी? व्युत्क्रमणीय। दोबारा से सुनेंगे, यदि मैं A को व्युत्क्रमणीय मानूंगा तो आप प्रूव करेंगे सारणिक A इज नॉट इक्वल टू 0, पहला केस। और दूसरे केस में आप लेके चलेंगे सारणिक A का मान यदि 0 नहीं है तो A क्या होगी? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। A व्युत्क्रमणीय है तो सारणिक A 0 नहीं होगा, और सारणिक A 0 नहीं है तो A व्युत्क्रमणीय होगा। ये मतलब होता है आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध का। तो सबसे पहले मानेंगे आप प्रूफ में क्या मानेंगे, माना A एक व्युत्क्रमणीय
अवयव है। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तब हम दर्शाएंगे कि सारणिक A इज नॉट इक्वल टू 0। हम मान के चलेंगे कि A व्युत्क्रमणीय है और हम सिद्ध करेंगे कि भाई सारणिक A इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यदि A व्युत्क्रमणीय है इसका मतलब क्या हुआ, इसकी व्युत्क्रम अवयव विद्यमान हो गई। माना B A की व्युत्क्रम अवयव है। मैंने मान लिया B है वो A की व्युत्क्रमणीय अवयव है, क्योंकि आप मान चुके हो A का क्या है, व्युत्क्रम विद्यमान है। तो देखिए परिभाषा से आप देख चुके हो अवयव व्युत्क्रमणीय कब होगी, जब AB बराबर I बराबर BA। अतः आप लिख सकते हो AB बराबर I बराबर BA। यदि B A की व्युत्क्रम अवयव है इसका मतलब क्या हुआ, AB बराबर I बराबर BA। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, सारणिक A इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से देखिए आपको दिया है AB बराबर I। दोनों पक्षों पर सारणिक ले लो, दोनों पक्षों के सारणिक का मान, तो ये हो जाएगा AB का सारणिक बराबर I का सारणिक। अब देखिए आप AB के सारणिक को लिख सकते हो A का सारणिक इंटू B का सारणिक, और इकाई अवयव के जो सारणिक का मान है वो हमेशा कितना होता है, 1। आप इकाई अवयव के जो सारणिक का मान है वो हमेशा कितना होता है, 1। अब देखिए आप यहां से कह सकते हो सारणिक A इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि सारणिक का मान 0 हुआ, यदि A की सारणिक का मान 0 हुआ तो ये भी आपका रियल नंबर है, कोई संख्या है। यदि मैं 0 का गुणा इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइड 0 और 0 1 के बराबर नहीं है। और आप प्रूव कर चुके हो कि सारणिक A इंटू सारणिक B बराबर है 1 के, तो इसलिए आप यहां से कह सकते हो सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए पर्याप्तता, ये तो आपने बताया है आवश्यक प्रतिबंध। क्या माना है, आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक का मतलब ये हुआ यदि A व्युत्क्रमणीय है तो ये आवश्यक है कि सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, पर्याप्त प्रतिबंध ये है यदि सारणिक A क्या है, 0 नहीं है तो A का व्युत्क्रम विद्यमान होगा। क्लियर है। तो आपको दिया हुआ है कि सारणिक A इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम दर्शाएंगे, तब हम दर्शाएंगे कि A का व्युत्क्रम अवयव विद्यमान है। जब आप ये मान के चलेंगे तो आप बताओगे कि A का व्युत्क्रम अवयव विद्यमान है। देखो आप जब आप किसी आपकी कोई वर्ग अवयव है, जब आप इसके सेकंड अवयव से गुणा करते हैं, जब किसी वर्ग अवयव की इसके सेकंड अवयव से गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा सारणिक A इंटू इकाई मैट्रिक्स, और ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A की। ये आप इसको चेक करेंगे कि A का गुणा किसी मैट्रिक्स का गुणा जब इसकी सेकंड अवयव से करते हैं, जब आप किसी मैट्रिक्स का उसकी सेकंड अवयव से गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा सारणिक A इंटू I बराबर एडजॉइंट ऑफ A। इसको आप चेक करेंगे। अब देखिए ये सारणिक A है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप इसका पूरे सारणिक क्या कर सकते हो, सारणिक A से भाग दे सकते हो।
सारणिक ए से भाग देने पर तो ये हो जाएगा a इंटू एडजेंट ऑफ ए बटे सारणिक ए बराबर आई। सारणिक ए से सारणिक ए कट जाएगा, बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए इंटू ए बटे सारणिक ऑफ ए। क्लियर है? तो देखिए अभी आपने देखा था जो बी मैट्रिक्स है ए की व्युत्क्रम अवयव कहलाती है यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ए का गुना बी से करो या फिर बी का गुना ए से करो, क्या मिलनी चाहिए आपको? इकाई अवयव। अब देखिए आप जब ए का गुना इससे कर रहे हैं तब भी आपको इकाई अवयव मिल रहा है, और जब इस मैट्रिक्स का गुना आप इससे कर रहे हो तब भी आपको इकाई अवयव मिल रहा है। तो आप बता सकते हो ए इनवर्स क्या है, बताइए ये क्या हो गई? ए की व्युत्क्रम अवयव। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई। ये किसका मान हो गया आपका? बी का। देखिए ए इंटू बी, बी इंटू ए, ये किसके बराबर आ रहा है? इकाई अवयव के। इसका मतलब क्या हुआ? जो एडजेंट ऑफ ए बटे सारणिक ए है वो ए की क्या है? व्युत्क्रम अवयव। और आप ए की व्युत्क्रम अवयव को ये मान लो चाहे ए इनवर्स, कितना बराबर हो गया? एडजेंट ऑफ ए बटे सारणिक ऑफ ए। तो ए की जो सारणिक है वो विद्यमान है। क्लियर है? देखिए इसमें क्या हुआ, यदि सारणिक ए है वो 0 के बराबर नहीं होगा। सपोज सारणिक ए 0 के बराबर है तो आप देखिए ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजेंट ए बटे 0। और आप जानते हो जब हर में 0 होता है तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए ए के इनवर्स मैट्रिक्स के लिए आवश्यक है कि सारणिक ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो व्युत्क्रमणीय होगा तो सारणिक का मान 0 नहीं होगा। और आप ये मान के चलोगे कि सारणिक ए 0 के बराबर नहीं है तो आप प्रूव कर सकते हो ए व्युत्क्रमणीय अवयव होगी। क्लियर है? थ्योरम नंबर 2 मैंने आपके लिए करने के लिए दिया है कि ए का गुना जब उसके सेकेंडर्स आप उसे करते हैं तो आपको इकाई अवयव मिलती है। थ्योरम नंबर 3 देखिए, इसमें आपको प्रूव करना है प्रत्येक व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम अवयव अद्वितीय होता है। प्रत्येक व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रत्येक व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम अवयव अद्वितीय होता है। आपको प्रूव करना है कि प्रत्येक व्युत्क्रमणीय अवयव का जो व्युत्क्रम अवयव है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक होता है। अब देखिए जिस प्रकार से आप 10th क्लास में करते थे परमेय संख्या को अपरमेय संख्या प्रूव करनी है तो आप विरोधाभास से प्रूव करते थे। क्या करते थे? उसको परमेय मानते थे। इसी प्रकार हम इस थ्योरम को विरोधाभास से प्रूव करेंगे। हम मान के चलेंगे कि आपकी कोई व्युत्क्रमणीय अवयव है और उसकी आपको कितने व्युत्क्रम है? 2। माना प्रूफ में क्या करेंगे आप एक से ज्यादा मान के चलेंगे। माना ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। माना ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तथा बी तथा सी इसकी 2 व्युत्क्रम अवयव है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसकी मान के चल रहा हूं ए की 2 व्युत्क्रम अवयव हैं, एक तो बी है और एक सी है। और यदि मैं अब प्रूव कर दूं कि बी और सी दोनों बराबर हैं,
यदि मैं बी और सी दोनों को बराबर प्रूव कर दूं, इसका मतलब ये होगा ए की जो व्युत्क्रम आव्यूह है वो क्या होगी, अद्वितीय। तो मैं सबसे पहले मान के चल रहा हूं कि ए की जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है वो कितनी है, 2 है, एक से ज्यादा है, बी और सी। अब देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, यदि ए आपकी कोई वर्ग आव्यूह है तथा बी इसकी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका मतलब क्या होता है, ए बी बराबर आई बराबर बी ए। इसी प्रकार से यदि सी ए की व्युत्क्रम आव्यूह है, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बराबर आई बराबर सी ए। क्लियर है? तो देखिए यदि बी ए की व्युत्क्रम आव्यूह है तो ए बी बराबर होगा आई के बराबर होगा बी ए के, समीकरण नंबर ए। दूसरी बात, यदि सी, आपको मान के चल रहे हैं कि बी और सी हैं, दोनों की दोनों एक ही क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह। यदि सी ए की व्युत्क्रम आव्यूह है तो ए सी बराबर होगा आई के बराबर होगा सी ए के, समीकरण नंबर 2। देखिए आपको दिया है ए बी बराबर आई, ए बी बराबर आई। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो गोल है इस क्वेश्चन के अंदर, इस थ्योरम में मैं बी और सी दोनों को बराबर प्रूव करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में यदि मैं बी और सी को बराबर प्रूव कर दूं तो आप कह सकते हो जो एक ही व्युत्क्रमणीय आव्यूह है सिर्फ कितनी है, एक ही है। अब देखो आप इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सी ए बी बराबर सी इंटू आई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो मैट्रिक्स है वो गुणन संक्रिया के अंदर साहचर्य नियम का पालन करती है। तो आप इसको ले सकते हो, मैं आपको पहले बता रहा है, आप जो मैट्रिक्सों में एबीसी है वो साहचर्य नियम का पालन करती है। इसका मतलब हुआ आप ए बी का गुणा करके सी से करिए या फिर बी का गुणा सी से करके ए से करिए। ये कौन सा नियम है, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूं सी ए इंटू बी बराबर सी का गुणा जब आप इकाई मैट्रिक्स से करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, सी। अब देखो आप सी ए की वैल्यू, सी ए समीकरण 2 से सी ए किसके बराबर है, आई के। आप समीकरण 2 से देखिए जो सी ए किसके बराबर है, आई के, तो आप सी ए को लिख सकते हो आई, इकाई मैट्रिक्स। समीकरण 2 से सी ए बराबर क्या रखेंगे, आई, तो यहाँ पर समीकरण बन जाएगा आई इंटू बी बराबर सी। और आई का गुणा जब आप बी से करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा आपको, बी, तो बी बराबर हो जाएगा सी के। मैंने क्या किया है, सी को बराबर कर दिया है आई के। समीकरण 2 में आपको दिया है सी ए बराबर है आई के, तो आई का गुणा जब आप बी से करेंगे तब भी क्या मिलेगा आपको, बी। इकाई मैट्रिक्स या तत्वक आव्यूह का गुणा किसी भी आव्यूह से करो आपको वही आव्यूह मिलती है। इसका मतलब हो गया बी बराबर सी। अतः आप बोल सकते हो प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आव्यूह का जो व्युत्क्रम आव्यूह है वो क्या होता है, अद्वितीय। क्लियर है? आपको दिया है ए तथा बी एक ही क्रम की व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो ए बी का इनवर्स है वो बराबर होगा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स की। सबसे पहली बात तो आप देखिए ए का गुणा बी आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि ए और बी दोनों को क्या है, क्रम समान है। तो आपको ये दिया हुआ है क्रम समान है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ए बी तभी संभव है जब ए और बी का क्रम समान हो। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहली बात तो हमको बताना है कि इसका इनवर्स तो बराबर तब होगा जब इसका ए बी का इनवर्स विद्यमान होगा, और ए बी के इनवर्स के विद्यमान होने के लिए जरूरी है कि जो ए बी सारणिक है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भाई आपको क्या करना है, ए बी का इनवर्स बराबर प्रूव करना है बी
इनवर्स इनटू ए इनवर्स के। तो बराबर कब होगा? पहली बात तो इसका इनवर्स ही विद्यमान हो, और इनवर्स कब विद्यमान होगा? जब इस मैट्रिक्स का जो सामने का मान है, इस मैट्रिक्स के सामने का मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? तो सामने का मान क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, आपको दिया है सारणिक A is not equal to 0, सारणिक B is not equal to 0, क्योंकि A तथा B दोनों क्या हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और व्युत्क्रमणीय है इसका मतलब क्या है? A का मान सामने का मान और B का सामने का मान दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे। क्लियर है? अब देखो, अब तो जब A भी 0 नहीं है, A और B दोनों के सामने का मान 0 नहीं है, तब इनके दोनों का भी सामने का मान 0 नहीं होगा। आप इसको क्या लिख सकते हो? AB का सामने भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अतः लिख दीजिए, अतः AB का व्युत्क्रम विद्यमान होगा। क्लियर है? सबसे पहले आपने प्रूव किया है कि भाई AB का व्युत्क्रम विद्यमान है, और आपने प्रूव कर दिया कि सामने AB है वो इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? AB का व्युत्क्रम विद्यमान होगा। अब हम बताना होगा कि यदि व्युत्क्रम विद्यमान है तो क्या होगा? B इनवर्स इनटू A इनवर्स। अब देखिए, मैं आपको पहले बताया था कि B है तो A की व्युत्क्रम आव्यूह कहलाती है, B है वो A की व्युत्क्रम आव्यूह कहलाती है यदि AB बराबर I बराबर BA। यदि B इस कंडीशन को फॉलो करे तब हम B को A की क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम आव्यूह। यदि AB बराबर BA बराबर I हो तब B A की व्युत्क्रम आव्यूह कहलाती है। अब देखिए, अब ये बता रहा है कि AB की जो व्युत्क्रम आव्यूह है इसका मतलब क्या है? B इनवर्स इनटू A इनवर्स। तो B इनवर्स इनटू A इनवर्स एक B इनवर्स इनटू A इनवर्स AB की व्युत्क्रम आव्यूह होगी यदि आप AB का गुणा किससे करें? B इनवर्स इनटू A इनवर्स से, तब भी आ जाना चाहिए, या फिर आप B इनवर्स इनटू A इनवर्स का गुणा किससे करें? AD से, तब भी क्या आना चाहिए? I आना चाहिए। भाई B इनवर्स इनटू A इनवर्स है वो AB की व्युत्क्रम कब कहलाएगी? जब आप इस मैट्रिक्स का AB से गुणा करो या फिर AB का गुणा इस मैट्रिक्स से करो, आपको दोनों ही केसों में क्या आना चाहिए? इकाई मैट्रिक्स। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। AB इनटू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मैट्रिक्स है वो गुणन संक्रिया के अंतर्गत साहचर्य नियम का पालन करती है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका A इनटू B इनवर्स का इनवर्स इनटू A इनवर्स। अब देखिए, मैंने आपको बताया था यदि B A की क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह, तो बताइए क्या लिखते थे? B बराबर A इनवर्स, और ये कंडीशन क्या थी? AB बराबर I बराबर BA। तो आप यहाँ पर B की जगह पर I रखो, A इनवर्स क्या हो जाएगा? A इनटू A इनवर्स बराबर I और A इनवर्स इनटू A। मैंने कहा था A की जो व्युत्क्रम आव्यूह है B, ये B है किसके बराबर होता है? A इनवर्स के। तो आप B को रखिए B बराबर A इनवर्स, तो ये हो जाएगा A इनटू A इनवर्स बराबर I। B की वैल्यू क्या है? A इनवर्स, A इनवर्स इनटू A। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ जब आप किसी आव्यूह का उसकी व्युत्क्रम आव्यूह से मल्टीपल करते हैं, जब किसी आव्यूह का उसी की व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? इकाई आव्यूह। तो B इनटू B इनवर्स क्या हो जाएगा? I। तो ये हो जाएगा A इनटू I इनटू A इनवर्स। तो बताइए A का गुणा जब A इनटू I क्या हो जाएगा?
तो बताइए आपने क्या प्रूव कर दिया, जो AB इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स किसके बराबर है, आई के। इसको समीकरण नंबर ए। इसी प्रकार आप सेम प्रूव करेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए बी किसके बराबर होगा, आई के। और आप समीकरण 1 व 2 से आप बताएंगे बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी बराबर आई, तो ये भी किसके बराबर होगा, आई के। इसको समीकरण नंबर 2 रखेंगे, चेक इट, इसको स्वयं सॉल्व करेंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए बी बराबर किसके होगा, आई के। देखिए ए इनवर्स इनटू ए बी आई हो जाएगा, आई का गुना बी इनवर्स से करेंगे तब भी बी इनवर्स आएगा, और बी इनवर्स का गुना बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर आई बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए बी आता है। जो ए बी का इनवर्स है वो बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि इस ए बी का इनवर्स विद्यमान होगा, और इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो ए बी के सामने का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। यदि ए बी के सामने का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनवर्स विद्यमान होगा। इसके लिए क्या करेंगे, आपको दिया है कि ए और बी क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों की जो सारणी का मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए जब सारणी ए और सारणी बी दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, तब उनका गुना भी 0 के बराबर नहीं होगा। आप इसको लिख सकते हो सारणी ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी है इसका व्युत्क्रम विद्यमान होगा। अब व्युत्क्रम विद्यमान होगा तो आपको प्रूव करना है कि जो इसका व्युत्क्रम है वो क्या है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा ए बी का गुना आप किससे करो, चाहे बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स का गुना आप ए बी से करो, क्या मिलना चाहिए, आई। यदि आप ये प्रूव कर देते हो तो आप कह सकते हो जो ए बी का इनवर्स है किसके बराबर है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के, जो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? देखिए आपको प्रूव करना है यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो अवयव ए ट्रांसपोज भी व्युत्क्रमणीय होगा, तथा ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो बराबर होगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। तो आपको दो चीज प्रूव करनी है, एक तो ए ट्रांसपोज भी व्युत्क्रमणीय होगा और ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो बराबर होगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको दिया है सारणी ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है। आप लिखेंगे क्योंकि ए क्या है, व्युत्क्रमणीय। ए व्युत्क्रमणीय है इसलिए सारणी ए इज नॉट इक्वल टू 0। और हम जानते हैं फर्स्ट गुणधर्म, सारणी का फर्स्ट गुणधर्म है ए ट्रांसपोज के सारणी का मान है वो बराबर होता है सारणी ए के। और आपको दिया हुआ है सारणी ए किसके बराबर नहीं है, 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज के सारणी है इसका मान भी 0 के बराबर नहीं होगा। सारणी का फर्स्ट गुणधर्म है कि किसी सारणी के जो ट्रांसपोज का मान है क्या होता है, बराबर होता है। ए ट्रांसपोज का सारणी बराबर होता है ए के सारणी के। तो आपको दिया है सारणी ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ ए ट्रांसपोज का जो सारणी है वो बराबर नहीं है 0 के। अतः ए ट्रांसपोज क्या है, व्युत्क्रमणीय। अतः ए ट्रांसपोज क्या है, व्युत्क्रमणीय क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। क्लियर है? अब देखिए अब आपको प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो बराबर होगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। देखिए दिया है ए क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए।
यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू ए इनवर्स। इसका इनवर्स क्या मान लिया, a का जो इनवर्स विद्यमान होगा, b को मैंने क्या मान रखा है, a इनवर्स। a इंटू ए इनवर्स बराबर i बराबर a इनवर्स इंटू a। a का जो व्युत्क्रम अवयव है किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, a इनवर्स से। तो a का जो व्युत्क्रम अवयव क्या मान लिया मैंने, a इनवर्स। तो a इंटू ए इनवर्स बराबर होगा i के, बराबर होगा a इनवर्स इंटू i के। आप देखिए a इंटू ए इनवर्स बराबर है i के, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए तो ये हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर i का ट्रांसपोज। इकाई अवयव का ट्रांसपोज तो इकाई अवयव होता है। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि जो ab का ट्रांसपोज है, ab का ट्रांसपोज है बराबर होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। ab का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज की। तो बताइए a इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। पीछे से करना है आपको, a इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज बराबर होगा i के। इसका देखिए a इनवर्स इंटू उसका भी ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा बराबर a ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स का ट्रांसपोज। अब आप देखिए, आप देख रहे हो, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लीजिए और इसको a मान लीजिए, तो b इंटू ए बराबर i बराबर a इंटू b। देखो इसे कंपेयर करिए, b इंटू ए, इसको मैं b मान रहा हूँ, इसको a मान रहा हूँ, b इंटू ए बराबर i बराबर a इंटू b। इसका मतलब क्या हुआ, जो a ट्रांसपोज है, देखिए अगर b इंटू ए बराबर i बराबर a b है, इसका मतलब होता है a b की तथा b a की व्युत्क्रम अवयव कहलाती है। a को b की तथा b को a की व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। तो आप यहां से कह सकते हो जो a ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो बराबर होगा किसके, a इनवर्स के ट्रांसपोज के। और यही आपको प्रूव करना था। इसका इनवर्स बताइए कब होगा ये, जब मैं इसका गुना इससे करूं या फिर इसका गुना इससे करूं, दोनों क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए a ट्रांसपोज गुना आप इससे करो तब भी आई आ रहा है, और आगे पीछे देखिए क्रम में नियम का पालन कर रहे हैं, चाहे a इनवर्स का ट्रांसपोज से गुना करो या फिर a ट्रांसपोज से इसका गुना करो, दोनों ही केस में क्या रहा है, आई। अतः a ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो बराबर होगा a इनवर्स के ट्रांसपोज का।